हेलो साथियों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि मुद्रा संकुचन क्या है, यानी कि डिफ्लेशन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मुद्रास्फीति क्या है। तो आई होप आपको मुद्रास्फीति की वीडियो समझ में आई होगी। तो आज देखते हैं कि मुद्रा संकुचन क्या है। ठीक है, देखिए, मुद्रा संकुचन जिसे इंग्लिश में डिफ्लेशन कहते हैं, ये वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर, इसको सामान्य मूल्य स्तर को बताया था हमने, ये जीपीएल होता है, यानी कि जनरल प्राइस लेवल, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होने लगती है। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होने लगती है, तो उसी स्थिति को हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है, इसको अब दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। देखिए, पैसे की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि जब पैसे की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहते हैं। पैसे की क्रय शक्ति का मतलब क्या है? क्रय शक्ति हमने बताया था कि देखिए, यदि यदि ये मान लीजिए मनी है, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। जैसे आप ऐसे समझिए कि जब आप 5 रुपए में 1 केजी आलू खरीद रहे थे, 1 केजी आलू खरीद रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे आप 2 रुपए में भी 1 केजी आलू खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये मुद्रा की परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले आप 5 रुपए में 1 किलो खरीद रहे थे, अब 2 ही रुपए में आप 1 किलो खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं कि कुछ मुद्रा संकुचन के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मुद्रा संकुचन के कारण, नंबर 1 है बाज़ार में मुद्रा की कमी। जब बाज़ार में मुद्रा की कमी होती है तो मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। कैसे? देखिए, जब मनी सप्लाई कम होगी जब मनी सप्लाई कम होगी तो मांग भी कम होगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो मांग भी कम होगी, और जब मांग कम होगी तो कीमत भी घटने लगेगी। ठीक है, तो कीमत भी घटने लगेगी, तो यही मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा कारण क्या है। जब मांग में कमी, तो आई होप आपको अभी मांग समझाया है कि जब मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई यानी कि कम हो जाती है, तो ये मांग भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों के पास रुपए कम रहेगा, और जब लोगों के पास रुपए कम रहेगा तो वो मांग कम करेंगे। ठीक है, और जब मांग कम करेंगे तो वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी। ठीक है, जो तीसरा कारण है बैंक ऋणों में कमी। बैंक ऋणों में कमी का क्या मतलब है? यानी कि जब जो बैंक उधार देती हैं वो कम देंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बैंक पहले हमें कितने रुपए देती थी? बैंक पहले हमें ऋण देती थी ज़्यादा। ठीक है, अब देने लगी हैं कम। ठीक है, अब जो ऋण है वो कम देने लगी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्याज दर बढ़ा दी है ना अपनी। ठीक है, कि जब बैंक हमें ऋण देती है तो पहले हमें मान लीजिए देती थी 1 लाख रुपए। कितने रुपए में देती थी? 4.5 रुपए की ब्याज दर से 1 लाख रुपए हमने लिया। ठीक है, अब देने लगी हैं, अब जो देती हैं 1 लाख रुपए, अब वो देती हैं 10 रुपए की ब्याज दर से। जब 10 रुपए की ब्याज दर से देती हैं तो हम, जब ब्याज दर उनकी बढ़ गई है तो हम रुपए वहाँ से कम लेंगे। ठीक है, जब वहाँ से रुपए हम कम लेंगे तो यहाँ पे मनी सप्लाई घट जाएगी बाज़ार में। ठीक है, और जब मनी सप्लाई घट जाएगी तो यहाँ पे लोग वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम करेंगे, और जब वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग कम करेंगे तो इससे कीमतें गिरने लगती हैं। ठीक है, तो यही होता है क्या? ऋण बैंक में कमी। ठीक है, अब जो अगला नंबर है वो है सरकारी खर्च में कमी। यानी कि जो सरकार पेंशन देती है लोगों को वो कम देने लगी है, और जो योजनाएं चलाती थी वो भी कम कर दिया है, जिससे लोगों के पास रुपए कम आ रहा है। अब जब लोगों के पास रुपए कम आएगा तो लोग वस्तु एवं सेवाओं की मांग कम करेंगे, जिससे कि कीमतों में कमी आ जाएगी। तो यही होता है डिफ्लेशन की स्थिति। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला नंबर देखते हैं कि ये है उत्पादन में अधिक वृद्धि। अब उत्पादन में अधिक वृद्धि का क्या मतलब है?
ठीक है। उत्पादन में अधिक वृद्धि का क्या मतलब। अब देखते हैं कि मुद्रा संकुचन है तो उसको कैसे नियंत्रित करते हैं। इसको कुछ नियंत्रित करने के तरीके भी होंगे। जैसे आपको हमने बताया था कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के कुछ तरीके हैं, वो आपको हमने बताया था। तो मुद्रा संकुचन को भी नियंत्रित करने के कुछ तरीके हैं जो कि अभी देखेंगे। देखिए, मुद्रा संकुचन को मुख्यतः रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई और भारत सरकार प्रसारवादी प्रसारवादी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशनरी नीतियों से नियंत्रित करती है। यानी कि जो आरबीआई है वो क्या करती है, आरबीआई है जो वो जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन इन दरों से मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करती है। और जो भारत सरकार है वो प्रसारवादी यानी कि एक्सपेंशनरी नीतियों से मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करती है। तो अभी देखेंगे कि किस प्रकार नियंत्रित करती हैं। देखिए, नंबर 1, ब्याज दरों में कमी। ये काम कौन करता है, ये करता है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है, ब्याज दरों में कमी यानी कि देखिए, पहले जो ब्याज देती थी तो वो 4 रुपये के हिसाब से देती थी, 4% के हिसाब से ब्याज देती थी। ठीक है, तो ब्याज कम लगता था। अब देती हैं, अब 1% के हिसाब से ब्याज देती हैं। तो जब पहले 4 रुपये के हिसाब से देती थी तो लोग मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि 50,000 रुपये निकाला, उन्होंने लोन लिया। अब जो 1 रुपये की ब्याज दर से देती हैं तो अब निकालेंगे 1 लाख रुपये। ठीक है, अब 1 लाख रुपए निकालेंगे तो इससे यहाँ पे जो बाज़ार में है जो, तो वो बाज़ार में मनी सप्लाई अब अधिक हो जाएगी। ठीक है, बाज़ार में जो मनी सप्लाई है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर है बैंक रेपो रेट कम करता है ताकि लोग और व्यवसाय अधिक ऋण लें। यानी कि जब बैंक रेट कम कर देता है, यानी कि जैसी बात है कि जब ब्याज कम कर देगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, और जब ब्याज अधिक होगी तो लोग कम लेंगे। तो यहाँ पे रेपो रेट उन्होंने कम कर दिया ताकि लोग अधिक ब्याज लें। तो लोग जब अधिक पैसा लेंगे बैंक से तो लोग अधिक खर्च करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं की मांग अधिक करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ावा। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि जब मनी सप्लाई अधिक हो जाएगी तो डिमांड भी अधिक होगी। ठीक है, और जब डिमांड अधिक होगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस भी बढ़ने लगेगा। इसी से मुद्रा संकुचन नियंत्रित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद कर बाज़ार में नकदी बढ़ाई जाती है। अब सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब क्या है, ये जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ये जो आरबीआई होती है, तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियाँ बाज़ार में बेचकर बाज़ार से पैसा वापसी लेती है। और जब इसको मनी सप्लाई जब बढ़ानी होती है तो जो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जब बाज़ार से सरकारी प्रतिभूतियाँ अपने यहाँ ख़रीदती है तो बाज़ार को ये पैसा देती है, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले पैसा देती है। तो यहाँ पे मनी सप्लाई बाज़ार में अधिक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्रतिभूतियाँ हैं। ठीक है, और ये आरबीआई हो गई। जब आरबीआई ये प्रतिभूतियाँ इस यहाँ पे बाज़ार में देगी, यहाँ पे मार्केट कर लीजिए, जब ये यहाँ पे मार्केट में देगी प्रतिभूति तो ये मार्केट का जो पैसा है यहाँ पे जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, अब जब इसको मनी सप्लाई जब बढ़ाना है तो ये प्रतिभूतियाँ क्या करेगी, प्रतिभूतियाँ यहाँ पे बाज़ार से प्रतिभूतियाँ ये वापसी ले लेगी। ठीक है, बाज़ार से जो प्रतिभूतियाँ हैं ये वापसी ले लेगी, जिससे आरबीआई बाज़ार में पैसा देगी प्रतिभूतियों के बदले, जिससे बाज़ार में मनी सप्लाई बढ़ेगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो यही होता है, खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद कर बाज़ार में नकदी बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर है सीआरआर और एसएलआर यानी कि बैंक आरक्षित अनुपात में कमी कर देती है। यानी कि जो सीआरआर होता है वो होता है कि जो आरबीआई होती है, ये मान लीजिए आरबीआई है और ये बैंक है यानी कि वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, ये आरबीआई है और ये वाणिज्यिक बैंक है। तो सीआरआर क्या होता है कि सीआरआर बैंकों द्वारा यानी कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यहाँ पे आरबीआई के पास नगद रूप में रखना होता है। ठीक है, तो उसे ही हम, और ये अल्पकालिक भी होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं।
और जब देखिए, जब आरबीआई के निर्देशानुसार, यानी कि आरबीआई के कहने पर कुछ नगद रूप में पैसा वाणिज्यिक बैंकों के पास स्वयं ही रखना होता है, तो वो होता है एसएलआर। ठीक है। जब इनमें कमी कर देगी तो उसके पास जो है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों को पैसा देने की क्षमता अधिक हो जाएगी। ठीक है। जिससे कि वहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें बढ़ने लगेंगी। ठीक है। अब देखिए, बैंकों को अधिक ऋण देने की क्षमता मिलती है, यानी कि वैसे ही समझ सकते हैं आप, जैसे सीआरआर एसएलआर ये कम हो गए तो उन्हें, जो बैंक होती हैं वो ऋण अधिक देने की क्षमता रखती हैं, है ना। जब बैंक अधिक ऋण देने की क्षमता रखती हैं तो जिससे बाज़ार में मनी सप्लाई अधिक हो जाती है, और जब मनी सप्लाई अधिक हो जाती है तो प्रोसेस वही है, मनी सप्लाई अधिक होगी तो डिमांड अधिक होगी, और जब डिमांड अधिक होगी तो प्राइस भी बढ़ने लगेगी। ठीक है। अब देखिए, सरकारी व्यय यानी कि जब बढ़ता है, देखिए जब सरकार योजनाएं चलाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, या तो फिर पीएम जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, ये सारी सारी योजनाएं जब चलाती है ना तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगता है। ठीक है। और जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगता है तो मनी सप्लाई बढ़ गई, और जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो वही है, डिमांड बढ़ गई है, जिससे कीमतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है। इससे मुद्रा संकुचन नियंत्रित होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी विकास योजनाओं पर अधिक खर्च करती है, जिससे मांग बढ़ती है। तो इससे तो जैसे ही समझ में आ रहा है कि जब सरकारी विकास योजनाओं पर अधिक खर्च करेगी तो जिससे मांग बढ़ने लगती है, और जिससे मांग बढ़ने लगेगी तो वही है कि मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ने लगेंगी। ठीक है। तो अब देखिए, करों में कमी, यानी कि टैक्स में कमी। टैक्स का मतलब क्या है? जब मान लीजिए 50,000 रुपये में पहले 100 रुपये टैक्स लगता था, है ना। 50,000 रुपये में पहले मान लीजिए 100 रुपये टैक्स लगता था। ठीक है। अब वही 50,000 रुपये में, अब जो है तो वही 50,000 रुपये में कितना टैक्स लगता है? अब लगता है 50 रुपये टैक्स। तो ये टैक्स में उनकी कमी हो गई ना, उनके करों में कमी हो गई, जिससे इनके पास पैसा और अधिक हो गया मार्केट में, लोगों के पास पैसा और अधिक हो गया। अब जब लोगों के पास और पैसा अधिक होगा तो मांग और करेंगे अधिक, अब जब मांग और अधिक करेंगे तो कीमतें बढ़ने लगेंगी वस्तु एवं सेवाओं की। ठीक है। अब देखिए, जो लास्ट वाला है ये है, लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक आय बचती है। अब देखिए, इसी से आप समझ सकते हैं कि जब कर यानी कि टैक्स जब कम लगेगा उनका, तो उनके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। अब जब पैसा उनके पास ज़्यादा बचेगा तो वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग है वो अधिक करेंगे। अब जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग अधिक करेंगे तो कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिससे मुद्रा संकुचन क्या है, वो नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मुद्रा संकुचन को। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। देखिए, मुद्रा संकुचन यानी कि मुद्रा संकुचन अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश को कम करता है। जो मुद्रा संकुचन की जब स्थिति होती है ना, तो वो मांग एवं इसको निवेश को कम करता है। कैसे? कि मुद्रा संकुचन में लोगों के पास पैसा कम होता है, जिससे कि मांग कम करते हैं, और जब मांग कम करते हैं तो निवेश कम होने लगेगा। ठीक है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक और सरकार मुद्रा आपूर्ति बढ़ाते हैं, ब्याज दरें घटाते हैं, सरकारी खर्च बढ़ाने जैसे उपाय अपनाते हैं, जिससे मुद्रा संकुचन नियंत्रित होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।